हेलो डियर्स। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी एंड इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डाउट क्वेश्चन करेंगे पहले, एंड देन फिर उनके कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूलोज का रैपिड रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो उससे स्टार्ट करने से पहले यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमें इस टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में भी भेज सकते हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ पर आपको दे रखा है कि इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट probability of A union B equal to 0.6 and probability of A is this given and हमें फाइंड आउट करना है probability of B। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाए देखिए। अभी देखो दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन क्या होती है कि probability of A इंटरसेक्शन B इक्वल टू होता है probability of A इंटू probability of B। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन होती है। ठीक है। एंड यहाँ पर हमें पता क्या है सिंस, और दूसरा क्या पता है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दो चीजें पता है। ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और जो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू जो दे रखी है वो लिख देंगे। 0.6 ही हो गई। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी रखी है 0.2। ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें निकालनी है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपकी, वो है आपका सिंपली पी ए इंटू पी बी, राइट। ओके। अब यहाँ पे इसको इधर ले लो तो ये हो जाएगा आपका सिंपली 0.4 और 0.6 में से 0.2 इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 0.4 एंड पी बी इक्वल टू हो जाएगा आपका, एंड पी ए की वैल्यू सिंपली रख दो 0.2 एंड यहाँ पी बी इक्वल टू इतना ही, पी बी ऐसे रहेगा। अब ये आपका 1 है मल्टीप्लाई में, तो 1 में से हम 0.2 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.8 इंटू पी बी। ठीक है। एंड यहाँ हो गया आपका 0.4। और अब क्या करेंगे, सिंपली 0.4 को 0.8 से डिवाइड करें तो पी बी आपका निकल जाएगा सिंपली कितना, वो आ जाएगा आपका पी बी इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.8। इसको आप डिवाइड करोगे ऊपर 4.8 मतलब सॉरी 10 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन हम यहाँ से 4.8 हो जाएगा। 4 से ऊपर डिवाइड करो, नीचे डिवाइड करेंगे तो 1.2 हो जाएगा। तो पी बी इक्वल टू जो आ जाएगा आपका 0.5 हो जाएगा। ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी। तो इसको ऐसे करेंगे। यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन क्या हो सकता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आपके इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट में यहाँ प्रोबेबिलिटी ये होती है, आपको ध्यान रखना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि ये जीरो हो जाती है, तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। एंड देन पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू इतना होता है, यहाँ पता है, एंड इसकी वैल्यू सिंपली यहाँ पर रखेंगे एंड देन द वैल्यूज यू हैव बीन गिवन विल जस्ट पुट इन दिस इक्वेशन एंड विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके। तो होप ये आपको समझ में होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या यहाँ पर आपको दे रखा है, अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। वो 3 में से 4 बार सच बोलता है। ठीक है। He throws a die and reports that it is a 6. Find then the probability that it is actually a 6. मतलब सच में कह रहा है कि ये 6 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं ना, पहले हमें जो इवेंट्स फाइंड आउट करने होते हैं, ये एक टाइप का कह सकते हो कि 6 आ गया। पहले यहाँ पर देखो वो 6 बोल रहा है, उसने 6 कहा पर एक्चुअली में 6 है, मतलब वो सच बोल रहा है। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 6 आ गया ठीक है, और ये एक्चुअल में 6 है, मतलब हमें क्या निकाल के सच बोल रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमें इवेंट्स को आना पड़ेगा, मतलब कि लाइक लेट E1 इक्वल टू जो है अकरेंस ऑफ, जो हमने डाइव थ्रो किया तो 6 आ गया। ठीक है। 6 अकर्स, अकरेंस ऑफ 6 भी कह सकते हो, 6 अकर्स अकर्स एंड E2 मान लो 6 डज नॉट अकर, डज नॉट अकर, डजंट अकर। ठीक है। डजंट अकर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एंड ए को मान लेते हैं, ए की ये जो बंदा है ये रिपोर्ट करता है, रिपोर्ट दैट इट इज 6, रिपोर्ट दैट इट इज 6, रिपोर्ट एज 6, रिपोर्ट दैट इट इज 6, इट इज अ 6, अ 6। ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है देखो, अब प्रोबेबिलिटी 6 के अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ई वन। एक डाई हमने थ्रो किया तो उसके 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1.6 ऑफ कोर्स,
एंड पी ऑफ ई टू क्या है, मतलब 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी सिंपली 5/6 या 1 माइनस 1/6 दैट इज ऑफकोर्स 6 5/6। अब क्या है, मान लो ओके, अब ये हमने क्या किया कि आपका 6 है तो 6 उसने जो रिपोर्ट किया, ठीक है, मतलब इसको ऐसे कह सकते हो कि उसने रिपोर्ट किया 6 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कह सकते हो कि इसको ए व्हेन ई हैपन, जब 6 है और उसने 6 कहा तो वो सच बोल रहा है, इसका मतलब तो 6 उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 3/4 सच बोलता है तो उसके 3/4 सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है। एंड पी ऑफ ई टू मतलब ए व्हेन ई टू हैपन, मतलब 6 नहीं आया पर उसने 6 कहा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक टाइम तो झूठ बोल रहा है ना 4 में से, तो 1/4, तो ये आपका हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड कि ये एक्चुअल में 6 है, मतलब उसने जो बोला 6 बोला उसने पर एक्चुअल में 6 है, तो ए हो गया है, तो अब इसने वो इवन के होने की प्रोबेबिलिटी मतलब 6 के अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो फाइंड आउट करनी है। तो बेस थ्योरम से क्या हो जाएगा, बाय बेस थ्योरम ये हो जाएगा आपका सिंपली पी इवन इंटू पी ए अपॉन इवन अपॉन पी इवन, ठीक है, इंटू पी ए अपॉन ई टू प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम रखेंगे पी इवन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर इवन की वैल्यू आ रखी है, उसका सच बोल मतलब हाँ सच बोल रहा है, तो वहाँ पर क्या है 1/6 मतलब 6 आने की प्रोबेबिलिटी ये है, एंड सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4, ओके, 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 जो नहीं आ रहा है मतलब 6 नहीं आने की, एंड 1/4 इसको हम करें तो आ जाएगा सिंपली सबके नीचे 6 इंटू 4 है तो उसको हटा दो, तो सिंपली हो जाएगा 3 + 5, तो हो जाएगा 3/8, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। मतलब कि उसने 6 तो बोला, अब एक्चुअल में 6 है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी 3/8, ठीक है, एक्चुअल में 6 अकर हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/8। तो पहले हमने यहाँ पर क्या किया, इवेंट्स को यहाँ पर लिस्ट किया एंड देन वहाँ पर हमने क्या किया कि प्रोबेबिलिटी निकाली उन इवेंट्स की एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाली, देन हमने सीधे बेस थ्योरम लगाया, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो होप ये आपको समझ में होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या है, ये आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और आपसे कहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है क्या रहा है, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि x इज ए रैंडम वेरिएबल, जीरो के आने की बात मतलब जो रैंडम वेरिएबल है उसके जीरो उस जीरो के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो क्या है, जीरो है, मतलब जब x की वैल्यू जीरो है तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो। x की वैल्यू 1 है, मतलब वो रैंडम वेरिएबल यदि 1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी k है, इसकी रैंडम वेरिएबल आपका 2 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, ऐसा ऐसा, ठीक है, ये आपको बता रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, हमें पता है सिंस यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब समेशन ऑफ पी एक्स, समेशन ऑफ पी एक्स वो जो होती है जीरो होती है, ठीक है, नहीं सॉरी जीरो नहीं 1 होती है, राइट, 1 होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन सबको हम जोड़ दें, राइट, तो उसको 1 के इक्वेट कर दें, वहाँ से हमें कुछ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको जोड़ें, देखो क्वाड्रेटिक टर्म कितने हैं, ये 9k नहीं 10k स्क्वायर हो जाएगा, 10k स्क्वायर एंड यहाँ पर 1 और 3 5 एंड 8 एंड 9 9k इक्वल टू 1। अब इसको हम इधर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका सिंपली 10k माइनस 9 ना सॉरी प्लस 9k और -1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक टर्म है इन k में, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन k में, तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो आपकी जो इसको मिलेगा सिंपली कह सकते हैं 10k एंड यहाँ से हम करें तो इसको हमें घटा के लाना है इतना एंड प्लस भी होना चाहिए, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से इसका 1
ओके, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका k, ओके, और +9 +1 +9 एंड -k, ओके ठीक है, एंड -1 ओके। तो इसका ऐसा आ जाएगा, एंड k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी, एक तो आएगी 1/10 और एक आएगी -1, बट k कांट बी, प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव, सिंस प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, probability cannot be negative, right? Probability cannot be negative, cannot be is always कह सकते हो greater than 0, probability is always greater than equal to 0। तो ये imply करेगा k इक्वल टू जो k की वैल्यू होगी 1/10 होगी, तो implies 0.1, राइट। तो k की वैल्यू आ गई 0.1, 0.1, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। अब हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x फॉर ऑल x व्हेन x इज ग्रेटर लेस देन 3। तो आपको सेकंड पार्ट जो इसका है वो निकालना है p ऑफ x लेस देन 3। तो इसको हम लिखेंगे जैसे p ऑफ मतलब x की जो भी 3 से छोटी वैल्यूज हैं उनके लिए हम प्रोबेबिलिटी निकालें, तो p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2, ठीक है। अब p ऑफ 0 क्या है 0, p ऑफ 1 क्या है आपकी k, p ऑफ 2 क्या है 2k, तो यहाँ हो जाएगा सिंपली k प्लस 2k, k प्लस 2k, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे 3 क्या आ जाएगा सिंपली, और k की वैल्यू क्या है 0.1, सॉरी 3 इंटू 0.1 इक्वल टू हो जाएगा आपका सिंपली 0.3। तो p ऑफ x लेस देन 3 इक्वल टू हो जाएगा सिंपली 0.3। तो इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अभी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं तो आपको बताता हूँ, इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मांगी जाती है, मीन वैल्यू मांगी जाती है, ठीक है। उसको कैसे लिखते हैं हम देखते हैं। लेट्स से एक्स्ट्रा मान लो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कह लो इसको, ठीक है। तो मीन वैल्यू मांगी जाती है, मीन वैल्यू, मीन प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हो या मीन वैल्यू, और इसको कह सकते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये कई नाम होते हैं इसके, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है समेशन ऑफ एक्स आई पी आई ऑफ एक्स आई, पी ऑफ एक्स आई, तो समेशन आई फ्रॉम 1 टू जितने भी उसमें वो है। तो यहाँ पर सिंपली इनका मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आ जाएगा 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू के, ठीक है, 1 इंटू के प्लस 2 इंटू 2 के प्लस 3 इंटू 2 के, आई गेस 2 के, या 3 इंटू 2 के प्लस 4 इंटू 3 के प्लस फिर क्या है 5 इंटू k स्क्वायर, 5 इंटू k स्क्वायर एंड 6 प्लस 6 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 7 इंटू 7 के स्क्वायर एंड आई गेस प्लस k, ठीक है, 7k यहाँ 7k स्क्वायर, ठीक, ओके। या इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर हम सिंपलीफाई क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा आपका k एंड प्लस 4k, ठीक है, एंड प्लस 6k और प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर 12k एंड प्लस 5k स्क्वायर प्लस 12k स्क्वायर एंड प्लस 49k स्क्वायर प्लस 7k, ठीक है। अब इनको हम ऐड करेंगे, k कितना है 1 5 11 11 एंड 12 23 एंड 7 30k, ठीक है, एंड k स्क्वायर कितने हैं 5 एंड 12 या 17 एंड 49 17 एंड 49 56 66 66 या 66k स्क्वायर, ओके। तो अब यहाँ पर हम k की वैल्यू सिंपली रख देंगे, कितना है आपका 0.1, तो 30 इंटू 0.1 प्लस 66 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 30 इंटू 0 सिंपली 3 आ जाएगा प्लस, और यहाँ से आएगा 0.01, तो ये 66 इंटू 0.01, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली आ जाएगा आपका 0 पॉइंट इतना आ जाएगा 0.6 3.66। तो आपकी जो मीन वैल्यू हो जाएगी सिंपली, वो इसको म्यू से डिनोट करते हैं। तो मीन वैल्यू कहें एक्सपेक्टेड वैल्यू कहें ऑफ द प्रोबेबिलिटी गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी 3.66। तो इसको ऐसे करें, ठीक है।
ये आपका इसका मीन बताता है, तो ये 3.3 और 4 के बीच में आपकी मीन इसका है। इसका मतलब ये होगा, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए प्रोबेबिलिटी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होता है, ये यूज़ करेंगे एंड राइट। और फिर हम पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x लेस देन 3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 ये फाइंड आउट करेंगे सिंपली यहाँ से पीछे से जो हमें दे रखा है। एंड देन सेकंड थिंग जो एक्स्ट्रा चीज़ हमने जानी, वो मीन वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है, तो इसको हम कर लेंगे। इसको म्यू से डिनोट करते हैं, दैट्स ओके। तो ये है आज आई थिंक, हाँ। तो ये कुछ डाउट्स थे आपके प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एंड आई थिंक अभी बहुत कुछ इसमें है बट स्टिल ये कुछ हेल्प किया होगा आपको, आई होप सो। सो अभी हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ फार्मूला का रिवीजन करते हैं, ठीक है? सो लेट्स गो विद द फर्स्ट थिंग। तो अभी एक फर्स्ट क्या है आपका, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, व्हेन ए हैज बी हैज अकर्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक टाइप का ये बी के लिए या बी के स्पेस को, ए के लिए बी के स्पेस को जो ए का स्पेस है वो बी में रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है? यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 हो जाएगी तो ये वाली प्रोबेबिलिटी नॉट डिफाइंड हो जाएगी ऑफ कोर्स। एंड ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद रखें, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट व्हेन बी हैज हैपेंड इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज हैपेंड। ये इंपॉर्टेंट है। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल सैंपल स्पेस अपॉन जो पी इसकी प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 होती है, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है? ये आता है एक्चुअली। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक ओके, इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दो दो टाइप के इवेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, जब आपका एक की अकरेंस, एक का अकरेंस बी को अफेक्ट नहीं करता, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, और इसको डिनोट करते हैं ऐसे, मतलब ये इसकी कंडीशन है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, व्हेन ए और बी में कोई भी कह सकते हो कि कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है? तो उस केस में आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होती है वो 0 होती है। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज़ और, जब ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उस केस में क्या होता है, ये जो पेयर है ए बी नॉट और ए नॉट बी और ए नॉट बी नॉट, ये भी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अभी क्या है, बेस थ्योरम, इसको रिवर्स प्रोबेबिलिटी का थ्योरम भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ सॉरी थ्योरम ऑफ कॉज भी कहते हैं, ठीक है? कॉज एंड इफेक्ट का। क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, एक चीज़ हो गई है उसके बाद आपको ये फाइंड आउट करना है कि उसका रीज़न क्या रहा होगा, उसके जो कॉज है, कॉज के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। कोई इफेक्ट हो गया है तो उस इफेक्ट के होने में एक पर्टिकुलर कॉज की क्या प्रोबेबिलिटी है, या उस पर्टिकुलर कॉज का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये हम फाइंड आउट करते हैं बेस थ्योरम से, ठीक है? तो इसमें हम क्या करते हैं, E1 E2 ये आपकी जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव, मतलब खत्म हो, जो लिमिटेड आपके एलिमेंट्री कह सकते हो कि इवेंट्स होते हैं, उनको फाइंड आउट करते हैं, जो आपको सैंपल स्पेस को पार्टीशन करता है, मतलब बांटता है। एंड देन वी फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑफ द पर्टिकुलर कॉज, राइट? एंड इसी इसमें क्या होता है ना, सिंपल आपको देखना क्या है कि एक चीज़ हो गई है, अब उस चीज़ की जैसे यहाँ पे क्या है, हमने एक रेड बॉल निकाली, ठीक है? अब इस रेड बॉल जो हमने निकाली है, ये इस बैग से निकाली है, मतलब कुछ पर्टिकुलर बैग 1 से निकाली है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें देखना होगा कि हमें बेस थ्योरम लगाना है, ठीक है? तो ये थोड़ा आइडेंटिफिकेशन मार्क है, ऐसा हम कह सकते हैं। अभी क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने पीछे देखा कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, उसका उसके कोरस्पॉन्डिंग उसके होने की प्रोबेबिलिटी के साथ जो मैपिंग होगा, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसको हम टेबल वैसे ही डिनोट करते हैं, ऐसे इसमें लिख देते हैं, जैसे ये आपका x है, मतलब जो वैल्यू है, और इसकी प्रोबेबिलिटी कोरस्पॉन्डिंग है। तो अब यहाँ मान लो कुछ इनकी वैल्यूज हैं, x1 x2 x1 x2 एंड सो ऑन डॉट डॉट, और इनकी प्रोबेबिलिटी को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है? तो ऐसे, तो ये जो हमने टेबल बनाई, इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको आप ग्राफ में बना सकते हैं, ग्राफ में भी बना सकते हैं, बट अभी आपके जो लेवल में है केवल टेबलेटेड फॉर्म में मांगी जाती है, यदि मांगी जाती है, ठीक है? अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दी वैल्यूज जो होती है हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग क्या होती है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द यू कैन से इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट्स जो होते हैं उसमें 1 होती है। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन को हम इससे लिखते हैं,
ठीक है? ये और वेरिएंस को फाइंड आउट करने के लिए होता है। वैसे वेरिएंस वाला और ये चीज़ें आपकी पूछी नहीं जाती है जो आपके 12th 11th के कोर्स में होती हैं, बट स्टिल मीन तक आपका आपसे पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में जैसा देखें तो या इवन आप वेरिएंस को भी देख सकते हैं यदि आ जाए इफ इन दिस केस इन एनी मतलब आप उस पॉसिबिलिटी को छोड़ सकते हैं, इसको थोड़ा समझ लें समझ के, ठीक है? ओके, तो ये था एंड इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रैप्स हैं आपके। तो टिप्स क्या है कि एटलीस्ट वन जो हम कभी हमसे कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट और एटलीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और इस टाइप के जो इवेंट्स होते हैं उसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन एटलीस्ट वन मतलब वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, ऐसा हम कह सकते हैं। एंड सिमिलरली ये वाली प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे एक कह सकते हो कि बहुत से इवेंट है ए बी सी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड आउट करना है तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है? ये होने की प्रोबेबिलिटी बता देगा। ओके, अब ट्रांसफर्ड बॉल वाला जो ये मिस्ट्री है, इसमें क्या होता है एक बैग से हमने मान लिया बैग ए से बैग बी में हमने बॉल ट्रांसफर किया, ठीक है? बॉल बैग बी में ट्रांसफर किया। अब हमें कहा जाता है कि जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए एक पर्टिकुलर बॉल की, ठीक है? उसके जब हमने बैग बी में से एक बॉल निकाली, तो एक पर्टिकुलर कलर के बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? उस केस के लिए हम क्या करते हैं ये टोटल थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं, ये इम्पोर्टेंट आ जाती है, ठीक है? जो बेस थ्योरम का आपका डिनोमिनेटर भी होता है। ओके, अभी यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट अलजेब्राइक आइडेंटिटीज हैं जो आपके ये प्रोबेबिलिटी वाले उसमें लगे लगते हैं। इट्स कॉल्ड दिस वन यूनियन एंड जो आपका इंटरसेक्शन वाला है। इस टाइप के उसको ना आप जो इस टाइप मतलब प्रोबेबिलिटी में आ गए तो इसको आप ये वेन डायग्राम से भी अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है? वेन डायग्राम ये आपका इंटरसेक्शन दर्शाता है, ए इंटरसेक्शन बी और ये केवल इतना इतना कहें तो हम ये इसको हम कहते हैं बी ओनली, ठीक है? और इसको इसको केवल कहते हैं ए ओनली। यदि मैं ए इसको ए मानूँ, इसको बी मानूँ, तो ये ए ओनली हो जाता है, ठीक है? ऐसे। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, इसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी उसको हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सॉरी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू होता है ये वाला। ये आपका डी मॉर्गन्स फॉर्म लॉ से आता है, ठीक है? ये यहाँ से यहाँ हम गए जो वो डी मॉर्गन लॉ से है। तो इसको आप समझ सकते हैं। तो ये था आज के लिए। आई थिंक आपको थोड़ा हेल्प मिली होगी इससे और यदि कोई भी आपका डाउट्स है और कोई कन्फ्यूजन है, कोई मिस्टेक आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं, वो आप फ्रीली कर सकते हैं विदाउट एनी। सो आज के लिए इतना ही। यदि आपके कोई डाउट्स हैं, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी भेज सकते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट्स इट।